नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म के साथ आपके सामने हाजिर है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो सब लोग उन्हीं के ऊपर खबरें कर रहे हैं, वो आप उनके ऊपर ही देखें, उन चैनल्स के ऊपर। मेरे पास जो खबरें हैं वो थोड़ी सी सीरियस किस्म की हैं। तो जनाब, सबसे पहली जो खबर है वो तो आपको पता है, इसराइल और जेरूशलम या गाज़ा के दरमियान, हमास के दरमियान जो जंग जारी है इस वक्त, उसके हवाले से एक पाकिस्तान के लिए एक मसला बना है, और वो ये है कि पाकिस्तान को मिसाइल के पुर्जे देने का इल्ज़ाम में अमेरिका ने 3 चीनी कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये 3 कंपनी थी जनाब, चाइनीज, जिसका और अमरीकी दफ्तर खारजा ने ये कहा है, और उन्होंने ये साथ लिखा है कि इन कंपनीज ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मटेरियल फराहम किया है। इस वजह से इन तीनों कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन जो प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, या नॉन प्रोलिफरेशन की जो प्रोलिफरेशन कहते हैं उसको फैलाना, नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि ना फैलाने देने की फैसला। तो नॉन प्रोलिफरेशन का जो फैसला है कि हमने एटमी हथियारों को, एटमी मवाद को दुनिया में फैलने नहीं देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर गार्ड करना है, इसके ऊपर जो है वो अपने पुलिस बढ़ा के रखनी है, पुलिस बन के बैठना है कि हम के और ममालिक के पास ये ना जाए, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। हालांकि दुनिया में आपको पता है कि जो मिसयूज़ है वो सिर्फ अमेरिका ने किया आज तक, कि जापानियों के ऊपर जो उन्होंने एटम बम गिराया, 2 एटम बम गिराए थे 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान। उसके अलावा किसी मुल्क ने अभी तक एटमी हथियार का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अगर किसी ने किया है कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल, तो वो भी इसराइल ही करता रहा है मुख्तलिफ जंगों के अंदर, और ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीनी हैं उनके ख़िलाफ़। अगर किसी ने कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया है तो वो दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी ने किया था। जर्मनी अमेरिका के बिल्कुल इस मामले में, तमाम मामलात में साथ ही होता है। मगर अब उनको ये तकलीफ़ है कि क्योंकि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों एक और भी जो है वो टेस्ट भी किया था, तो अब ये अमेरिकी दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान है मैथ्यू मिलर, उनकी जानिब से बयान जारी किया गया है, और उन्होंने कहा है कि हम जो जोहरी अदम फैलाव है, इसके आलमी निज़ाम को मजबूत बनाने का अज़म कर रखा है, ताकि जोहरी फैलाव की तशवीशनाक सरगर्मियों में हिमायत करने वाले नेटवर्क्स के खिलाफ इक़दाम किए जा सके। और आज हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13382 के तहत 3 इदारों को नामजद कर रहे हैं। ये हुक्मनामा बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और इनकी तरसील के ज़राए को हदफ बनाता है। अवामी जमहूरियत चीन यानी PRC में कायम ये 3 इदारे पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मिसाइल से मुताल्लिक आलात फराहमी के लिए काम कर चुके हैं। फिर उन्होंने नाम बताया, एक चीनी कंपनी का नाम है जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एक है बेजिंग लोलो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, और एक थोड़ा सा ज़रा नाम मुश्किल है तो मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो चांगजू कंपोजिट कंपनी लिमिटेड। सॉरी अगर मैंने नाम गलत लिया है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। जो द फ्राइडे टाइम्स के ऊपर ये खबर ऑलरेडी इंग्लिश में मौजूद है, नया दौर उर्दू के ऊपर उर्दू में भी मौजूद है। तो अमरीकी महकमा खारजा ने ये किया। अब इसके पीछे कहा जा रहा है कि शायद क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है कि वो हमारी बल्कि तीसरी खबर भी हमारी वही है, तो चले उसको आगे चलकर ही जोड़ते हैं। मैं उसके बारे में भी बताता हूँ कि इसराइल के साथ क्या लिंक बन रहा है, जो कि जाहिर है कि अभी रिसेंट खबर आई है, इसके ऊपर ज़्यादा एनालिसिस नहीं हुआ है, लेकिन जो लोगों के तज्ज़िये तबसरे और जिन लोगों से मैंने बात की, जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताऊँगा, फिर आप उसको मज़ीद बेहतर लोगों से कन्फर्म कर लीजिएगा। लेकिन दूसरी जो खबर है वो मैं आपको बता दूँ कि साबिर मिट्ठू साहब, जो कि मोहम्मद साबिर हमीद साहब हैं, सन ऑफ अब्दुल हमीद खान। साबिर मिट्ठू जो है वो एक बड़े मशहूर शख्सियत हैं लाहौर शहर की, जिनका ताल्लुक जो है वो रियल एस्टेट के बिजनेस से है। लेकिन इनकी जो वजह शोहरत है वो ये है कि ये साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ये समधी हैं, और इनकी बेटी जो है वो जनरल बाजवा के बेटे के साथ ब्याही हुई हैं। तो उनके ऊपर एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल AML जो है FIA का, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, उन्होंने इनको एक कॉल अप नोटिस दिया है अटेंडेंस के लिए, और उसकी उन्होंने वजह बताई है कि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसके वो पहले से जारी है इस एजेंसी की तरफ, यानी के अंदर, यानी कि FIA में, ऑन द एलिगेशन ऑफ हाई वॉल्यूम सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस इनटू योर बैंक अकाउंट्स कॉन्ट्ररी टू दी डिक्लेयर्ड बिजनेस प्रोफाइल। कि आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल आपने बता रखी है, डिक्लेयर कर रखी है अपने असासाजात के अंदर, उससे हटकर कुछ बहुत बड़ी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, बड़ी वॉल्यूम की, हाई वॉल्यूम सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, जो कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर की गई हैं।
इसके हवाले से जो है वो हम आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने की है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, अभी इंक्वायरी के दौरान और इस रिकॉर्ड जो हमारे पास एजेंसी के पास मौजूद था उसको देखते हुए, इट हैज़ कम टू फोर दैट यू आर मेंटेनिंग 19 बैंक अकाउंट्स, और हमारे सामने आया कि आपके पास 19 बैंक अकाउंट है, जिसमें 14 उनमें से पाकिस्तानी रुपये में हैं और 5 फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, और इनका जो क्रेडिट टोटल है, टर्नओवर है, वो 5.34 बिलियन रुपीस है। यानी कि इनका तो कुल जो आपके रकम आपके पास इन 19 बैंक अकाउंट्स में है वो तकरीबन 5.5 अरब रुपए है। इन दिस रिगार्ड यू आर कॉल्ड अपॉन टू अपीयर इन पर्सन बिफोर द अंडरसाइंड ऑन अक्टूबर 23, 2013, और ये शिराज उमर साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं FIA के AML सर्कल लाहौर के, और इन्होंने कहा है कि आप खुद अपनी ज़ाती हैसियत में 23 अक्टूबर 2023 को सुबह 11:30 बजे FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल जो कि टेम्पल रोड लाहौर पर वाक़ है, आपको याद होगा एक दफ़ा धमाका भी हुआ था यहाँ पर, वहाँ पर आप जो है वो आ जाएं। तो आपसे फिर उन्होंने बताया कि आपकी क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए, वो आप ये नोटिस देख सकते हैं कि जिसके अंदर वो इंटरनेशनल एसेट्स की और उनकी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स हैं, FBI रिटर्न्स की डिटेल्स हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने मुल्क के अंदर या बैरून मुल्क जो दौरे किए हैं, जो शेल कंपनीज़ हैं उनकी, उसकी डिटेल्स उन्होंने मांगी है, और इंटरनेशनल एसेट्स की, प्रॉपर्टीज़ की, या किसी भी दीगर अंदाजे में कोई इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई उसकी डिटेल्स मांगी हुई हैं। इसके अलावा जो फॉरेन करेंसी उन्होंने परचेज की है उसके हवाले से, और फॉरेन करेंसी जो कि पाकिस्तान से बाहर ले गए हों आप या आपकी अहलिया या फैमिली का कोई और शख्स, उसकी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने जो है वो चाहे वो एयरपोर्ट पर डिक्लेयर हुई है या नहीं हुई है, वो भी आपने लेकर आनी है। और इसके अलावा यानी कुछ होते हैं जो कि आपको एयरपोर्ट पर डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आपके एक रकम है उससे नीचे आपके पास पैसे होते हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक के लिए मुख्तलिफ होती है, वो फिर आपको डिक्लेयर किए बगैर ले जानी होती है, अदरवाइज आप डिक्लेयर करके लेकर जाते हैं। और वो थोड़े बहुत पैसे जो होते हैं उसको कोई चेक भी नहीं कर रहा, मैं $300-400 किसी के पास पड़ा हुआ तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको डिक्लेयर करके लेकर जानी होती है, और बाज़ दफ़ा डिक्लेयर करने का प्रोसेस एक बैंकिंग चैनल के थ्रू भी होता है। तो उन्होंने कहा कि वो तमाम चीज़ें आप लेकर आएँ, और फिर ये भी बताएं कि ये जो इतनी क्रेडिट और डेबिट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट से हुई हैं, ये क्यों हुई हैं। और साथ उन्होंने ये कहा है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस ऑर्डर, यानी कि अगर आपने इस ऑर्डर के ऊपर अमल ना किया तो अटेंडेंस के और या डॉक्यूमेंट्स आप साथ ना लेकर आए तो फिर आपके खिलाफ जो है वो सेक्शन 174, 175 पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के तहत कोर्ट ऑफ लॉ में कार्रवाई की जाएगी। तो साबिर मिट्टू साहब जो हैं वो आपको याद होगा कि जनरल बाजवा के जब एसेट्स जो कि अहमद नूरानी साहब ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जब उन्होंने सामने लेकर आए थे फैक्ट फोकस पर, तो जनरल बाजवा के असासे तकरीबन 12 अरब रुपए के गालिबन थे, और उसके अंदर 8-9 ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि DHA की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ थी, और उनको जनरल बाजवा को गिफ्ट किया गया था, या उनके बेटे को गिफ्ट किया गया था, जनरल बाजवा को गालिबन गिफ्ट किया गया था। और उनकी शादी के दिन उनकी बेटी की शादी जो थी, उनके बेटे की, साबिर मिट्टू की बेटी से जब शादी हुई थी, तो तब उनकी फैमिली को वो, या जनरल बाजवा साहब को जो है वो ट्रांजैक्शन वो हुई थी जिसके अंदर उनके नाम पर, और बैक डेट में कहा गया था कि ये जो सारे पैसे हैं, ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लॉट्स हैं, ये बैक डेट में जनरल बाजवा के नाम पर DHA गुजरांवाला के अंदर गालिबन थी, और कुछ शायद लाहौर के अंदर भी थी। तो वो मुझे एग्जैक्ट वो फैक्ट फोकस पर देख सकते हैं। तो वो जनरल बाजवा को वो साबिर मिट्टू साहब ने उनको गिफ्ट की थी। ये भी कहा जाता रहा बहुत अरसे तक, इस तरह की र्यूमर्स थी, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, आई हैव नेवर बीन देयर, ना ही मैंने कभी इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे सहाफ़ियों ने इस बारे में रिपोर्ट किया है कि साबिर मिट्टू साहब जो हैं वो बहुत सारे मामलात में जनरल बाजवा के एक तरह से फ्रंट मैन थे। वो पॉलिटिकल डीलिंग्स भी करते थे, बिजनेस डीलिंग्स भी करते थे उनके बिहाफ पर। अब ये इसमें क्या कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, आई हैव नो आइडिया, ना मैं मेरे पास कोई ज़राए हैं जिससे मैं इसको कंफर्म कर सकूं, बट ऐसी इतलात ज़रूर मौजूद हैं और क्रेडिबल सोर्सेज से मौजूद हैं। सो द थिंग इज़ कि ये जो एक पाकिस्तान के अंदर जब कोई लोग पावरफुल सर्कल्स के अंदर आते हैं, मैंने एक दफ़ा मेरे एक जानने वाले हैं, वो DHA 6 में जो है वो काम करते हैं प्रॉपर्टी का, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये प्लॉट जो है ये एक कमर्शियल प्लाजा है। उन्होंने बताया कि ये फलाने जनरल का है, ये उसके बिल्कुल साथ फलाने जनरल का है, ये वाला उस जनरल का है, और इसके पीछे वाला, एंड आई न्यू ऑल 4 जनरल्स, मतलब मशहूर नाम है वो जनरल्स के, फॉर्मर मतलब पावरफुल तरीन लोगों में से वो लोग हैं। तो ये जो है वो क्या ज़राए हैं मैं नहीं बता सकता कि किस तरह से ये कंफर्म किया जा सकता है, मगर आप अगर चाहें तो इसको देख सकते हैं। मगर ये जो हमारे बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं,
जो एलिट्स हैं उनके जो 22वें ग्रेड का एक अफसर उसके पास इतना पैसा आना ये एक नॉर्मल बात नहीं है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपके पास सिर्फ सरकार, आप इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपके पास इतनी सरकारी ज़मीन भी आपको मिल रही है। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मामला जो है वो खटकता ज़रूर है, प्राइमा फेसाई जिसको हमारे लीगल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है। तो बादियुन नज़र में ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली नामुमकिन है। मैं भी बस ऐसी फजूल में मुतालबा कर रहा हूँ, होना कुछ नहीं है। अच्छा, अब अगली खबर पर आ जाते हैं। ज़रा थोड़ी सी ना ऐसी खबर पर आ जाते हैं जिसपे कोई इख्तलाफी राय नहीं होगी। वो ये जनाब कि यमन से दागे गए 3 मिसाइल तबाह कर दिए हैं। ये मुमकिन निशाना इसराइल था इनका। ये पेंटागन की खबर है। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी नेवी ने हूसी मलेशिया की जानिब से फायर किए गए मिसाइल और ड्रोन्स को मार गिराया है, जिनका मुमकिन निशाना इसराइल था। यमन से फायर किए गए थे, फिर ये खबर आई थी 3 मिसाइल थे और इनमें से एक सऊदी अरब ने गिराया है। लेकिन पेंटागन ने बाद में ये कंफर्म किया है कि हमने गिराया, और जो उनका बहरी बीड़ा मौजूद है बहरे हुर्मुज़ में, वहाँ पर उन्होंने उधर से उसको गिराया है। और एक तर्जुमान ने नामा निगारों को बताया पेंटागन के कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले 3 क्रूज मिसाइल और मुतादिद ड्रोन्स को एक डिस्ट्रॉयर ने रोक लिया। ये हमला मुमकिन तौर पर इसराइल में अहदाफ की तरफ यमन से किया गया था। USS कार्नी नामी ये बहरी जहाज गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के अस्करियत पसंद ग्रुप के दरमियान जंग के तनाजुर में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए सदर जो बाइडन के हुक्म पर अमरीकी फौजी मौजूदगी के एक हिस्से के तौर पर बहीरा अहमर में गश्त कर रहा था। तर्जुमान ने कहा कि मिसाइल यमन से दागे गए, जहां ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी मलेशिया अरब इत्तेहाद की हिमायत याफ्ता हुकूमत के साथ हालत जंग में है। तर्जुमान के मुताबिक इसमें कोई अमरीकी जानी नुकसान नहीं हुआ और हम यकीन से कह सकते हैं कि ये मिसाइल किसको निशाना बना रहे थे, लेकिन ये यमन से दागे गए थे और बहीरा अहमर के साथ शुमाल की तरफ जा रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा दिफाई रद्द-ए-अमल वही था जो हम खित्ते में किसी भी ऐसे ही खतरे के लिए उठाते। हम खित्ते में अपने वसीतर मफादात का दिफा करने और हमास के इसराइली शहरियों पर हमले से शुरू होने वाली इलाकाई कशीदगी और तनाज़े को वसीतर होने से रोकने की सलाहियत रखते हैं। तो जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि सदर बाइडन जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। उन्होंने जैसे और हमेशा से अमेरिका और यूरोप ने जिस तरह से अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर ह्यूमन राइट्स को यूज़ करते हुए हमेशा से डिफेंड किया है और हिमायत की है इसराइल की जारहियत की। मिसाल के तौर पर जो बासिम यूसुफ जो कि इजिप्शियन शहरी हैं, और उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार एक इंटरव्यू दिया पीएस मॉर्गन को, जिसके अंदर उन्होंने पीएस मॉर्गन को और तमाम जो ये राइट विंग है या राइट विंग तो नहीं, मतलब जो बिग मीडिया है इंटरनेशनल, उसको उन्होंने जितनी बुरी तरह से रगेदा है, वो एक कमाल किस्म की एक इंटरव्यू आप ज़रूर सुने अगर थोड़ा सा टाइम मिले आपको। 27 मिनट का इंटरव्यू, बट इट इज़ ब्रिलियंट, जिसके अंदर बासिम यूसुफ ने बहुत ही कमाल तरीके से बेन शपीरो को भी रिस्पॉन्ड किया और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर आप हमास को दुनिया से गायब कर दें तो आपके सामने एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें हम वेस्ट बैंक में इसराइल जो है वो इस साल के अंदर कई बच्चों को, दर्जनों बच्चों को कत्ल कर चुका है, बहुत सारे लोगों को कत्ल कर चुका है। वो भी एक खुली जेल है, वहाँ पर कोई हमास नहीं है, उसका कोई अथॉरिटी नहीं है, वो वहाँ पर हुकूमत में नहीं है, उनकी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागे जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद इसराइल वेस्ट बैंक के अंदर यही कुछ कर रहा है जो कि हमास के अंदर अब जरा थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से कर रहा है। वरना पिछले महीने या उससे पिछले महीने इसराइल ने कौन सा गजा की पट्टी जो है उसके अंदर बड़े कोई क्यारियाँ लगा रहा था फूलों की, तो वहाँ पर भी यही सब कुछ हो रहा था। तो वो तो होता रहा है। मैंने कहा था शुरू में कि पाकिस्तान का इससे क्या ताल्लुक है, तो ये जो हूसी मिसाइल हैं उसकी वजह से गालिबन ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने का एक बहाना ढूंढा गया और पाकिस्तान को एक तरह से डरावा दिया गया। चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, उनकी कोई 3-4 कंपनियां ब्लैकलिस्ट कर दी होंगी, बस और बड़ी कंपनी है। द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान हियर इज, और चाइना को भी थोड़ा सा उन्होंने किया ऑब्वियसली, बट पाकिस्तान के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास तो वैसे कोई पैसे नहीं है। हमारी IMF की अभी दूसरी ट्रांच आनी है, तीसरी आनी है, फिलहाल अभी तक आई नहीं है। और उस मौके पर यह पता चलना कि जी हमने जो है वो ब्लैक मार्केट से एक मटेरियल उठा लिया है जो कि सैंक्शन नहीं था, इजाज़त नहीं थी जिसको ख़रीदने की, और वो प्रोटेक्टेड मटेरियल है, उसको हमने ख़रीद के किसी चाइनीज़ कंपनी से हमने जो है वो अपने मिसाइल बनाए। और अभी हमने जो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले एक कामयाब तजर्बा भी किया है मिसाइल का,
अबाबील गालिबन उसका नाम है या क्या है, तो उसके ऊपर जो है वो फिर पाकिस्तान के ऊपर भी उनको टेंशन पड़ गई कि पाकिस्तान को भी थोड़ा सा डरा दिया जाए। ऑल्दो हमारे पास तो पैसे कोई नहीं है, हमने कौन सा पंगा ले लेना था, हमारे तो इतनी औकात नहीं है कि हम ले। कुछ लोग कहते हैं कि हम इतने बहादुर नहीं है, बहादुरी की बात ही नहीं है, इसराइली कोई बहादुर है, पैसे हैं, पैसे बड़े हैं, और अमेरिका उनको फिर कोई दे रहा है 17-18 अरब डॉलर की, 14 अरब डॉलर की कोई नई ग्रांट जो है वो शुरू हुई है। तो बाइडेन साहब तो बड़े पुराने इसराइल के जो है वो एक पिट्ठू हैं एक तरह से कह लें आप, कि वो तो बहुत बड़े सपोर्टर हैं इसराइल के। तो अब वो जो कुछ कर रहे हैं उसके मुताबिक यही जो है वो खत्ते के अंदर, तो फिर पाकिस्तान को भी उन्होंने थोड़ा सा डरावा दिया और दीगर ममालिक को भी। तो इसराइल ने कहा होगा कि ज़रा पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा पैसे वैसे कोई नहीं है, ऐसे हमारे साथ ही ना लड़ पड़ेंगे, तो खाने को रोटी नहीं है तो कोई हम ही ना पड़ जाए आगे। तो शायद इस वजह से उन्होंने कुछ किया, या वाकईतन अब इसके बारे में जो है वो थोड़ी सी एक डिटेल्ड इंक्वायरी की ज़रूरत है। लेकिन अभी ये खबर आई थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो आपका क्या इस बारे में राय है, हमें कॉमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।